हेलो एवरीवन, आई एम मेघराज कुमावत। आप सभी का स्वागत है कॉन्वेक्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम जो है एनडीए की पॉलिटी उसको है कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले जाके उस वीडियो को देख लो, क्योंकि उसके अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है उसको थॉरोली कवर किया है, जो एनडीए के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। आज का जो आपका वीडियो है इसके अंदर हम मल्टीपल टॉपिक्स जो है उसको कवर करेंगे अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी और इसके साथ साथ प्रीएम्बल। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पहला एक क्वेश्चन है क्लास की शुरुआत एक शगुन के साथ, तो चलिए करते हैं शुरू। नॉर्मली द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन। अब देखो ये सवाल है, मैंने जो पहला वीडियो डाला था शेड्यूल्स का, वहां से ये क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि 7th नंबर का जो शेड्यूल था जिसके अंदर फेडरल लिस्ट की बात करी थी, तो उसके अंदर एक लिस्ट थी, और वो लिस्ट कौन सी थी भाई? आपके यूनियन लिस्ट। क्लियर? इस यूनियन लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट जो होती है वो कानून बनाती है। इसके साथ साथ एक दूसरी और लिस्ट थी जिसका नाम था कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट थी, एक यूनियन थी, एक स्टेट थी, एक कॉन्करेंट लिस्ट थी। तो इन दोनों के ऊपर यूनियन में तो एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट बनाती है, कहने का मतलब सिर्फ पार्लियामेंट बनाती है, और कॉन्करेंट में दोनों। तो यहां देख लो भाई कहां पे ये ऑप्शन फिट बैठ रहा है। अब देखो ये पार्लियामेंट देखते ही जल्दीबाजी करके यूनियन लिस्ट को टिक मत करके आ जाना, ठीक है? यूनियन लिस्ट अधूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन क्या होगी? यूनियन के साथ साथ कंकरेंट लिस्ट दोनों के ऊपर एक कानून बना सकता है। आया समझ? तो चलिए अब हम आते हैं, आपका सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटी। क्लियर? हमने पहले पार्ट के अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी। अब जैसे आप लोगों ने घर के अंदर देखा होगा, आपको माँ बाप को छूट देते हैं, उस छूट के साथ साथ आपसे बदले में क्या उम्मीद की जाती है कि भाई आपके कुछ ड्यूटीज है घर को लेके, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो उसी माइंडसेट के साथ आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर आपको संविधान कुछ विशेष चीजें दे रहा है फंडामेंटल राइट्स के रूप में, तो आपसे कुछ चीजों की उम्मीद भी की जाती है फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में। क्लियर? अब यहां पे गौर करने वाली बात क्या है, जब संविधान बना था तब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। तो इनको लेके कौन आया भाई? इसको लेके आए हैं आपकी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। आगे समझ में? अब यहां पे एक चीज याद रखो, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि इंदिरा गांधी का जब भी नाम आए तो आपके दिमाग में एक अमेंडमेंट जो है वो आ जाना चाहिए, और वो अमेंडमेंट नंबर कौन सा था? 42nd अमेंडमेंट। कौन सा था भाई? 42nd अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहने का मतलब 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई। अब आपको इस फोटो के अंदर एक आर्टिकल दिख रहा होगा, आर्टिकल 51A। कौन सा है भाई? आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A, इसके अंदर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये ली कौन से देश से है? तो हमने लिया है फ्रॉम यूएसएसआर। फ्रॉम यूएसएसआर, जो आज के टाइम पे क्या है भाई? रशिया। आज के टाइम पे क्या है ये? रशिया। हिंदी में इसको सोवियत संघ बोलते थे। तो यहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज उठाई है। अब अगेन यहां पे आपको लिस्ट दे रखी है। इस लिस्ट की अगर हम बात करें तो आपके टोटल जो ड्यूटीज है वो कितनी है? 11। टोटल ड्यूटीज कितनी है भाई? 11। इन 11 को आप ऐसे याद रखोगे 10+1। ये 10+1 क्यों लिखा है भाई मैंने? 10+1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 10 ड्यूटीज जो थी ये तब थी जब इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में जोड़ा। कहने का मतलब 42nd अमेंडमेंट से जब फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया तब 10 ड्यूटीज थी, लेकिन उसके बाद एक और ड्यूटी ऐड करी गई, और ये एक और ड्यूटी कौन सी थी? ये थी वही 86th अमेंडमेंट वाली। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जिसने देखा होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा 86 अमेंडमेंट के अंदर क्या था। 86 अमेंडमेंट में क्या था भाई? आपके एजुकेशन की बात करी गई थी। किसकी बात करी गई थी? एजुकेशन की। और एज ग्रुप क्या था? 6 से 14 साल के बच्चे। क्लियर?
अब पेपर के अंदर जब सवाल आए ना तो ढंग से पढ़ना उसको, वो आपसे पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछे कि हाउ मेनी ड्यूटीज आर देयर इन आर्टिकल 51A, तो वो टोटल कितनी है 11। अगर वो पूछे कि हाउ मेनी ड्यूटीज वर देयर ओरिजिनली इन आर्टिकल 51A, ओरिजिनली का मतलब जब वो डाली गई थी, तो वो कितनी थी 10। 11th ड्यूटी के ऊपर सीडीएस के अंदर अभी रिसेंटली बहुत बार सवाल पूछे गए, एनडीए में भी आपके सवाल पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है 86 यानी 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन। और देखो एक चीज और कर सकते हो, भूलो नहीं, इसलिए 8 और 6 कितने होते हैं भाई 14, 8 और 6 कितने होते हैं 14। तो ये लो भाई 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चों की। क्लियर। नेक्स्ट चीज, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल ड्यूटीज जब जोड़ी तो एक कमिटी की कहने पर, एक कमिटी की सिफारिश पर इन फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, आया समझ में। और वो कमिटी का नाम क्या है आपके, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये कमेटी थी जिसकी सिफारिश पे, जिसके कहने पे, रिकमेंडेशन पे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ा गया। अब एक बार फटाफट इन फंडामेंटल ड्यूटीज की जो लिस्ट है इसके ऊपर गौर कर लेते हैं हम। चलिए देखो, पहली ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। कहने का मतलब है आपको कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, इसके साथ साथ नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम जो है उसकी आपको क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। देखो सारी ड्यूटीज ऐसे आपको ये वर्ड बाय वर्ड याद हो जरूरी नहीं है, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसी कोई ड्यूटी संविधान में दे रखी है। क्लियर। वो आपसे नहीं लिखवाने वाला कि हाँ भाई 11 की 11 ड्यूटीज ऐसे की ऐसे लिखो, बट आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कहने का मतलब आजादी दिलाने के लिए जो जो आइडियल्स यानी विचार यूज करे गए थे, आपको उनको भी क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। तीसरी ड्यूटी क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कहने का मतलब देश की एकता और अखंडता जो है और संप्रभुता, उसकी आपको क्या करनी है भाई, प्रोटेक्शन करनी है, उसको बचा के रखना है। तीसरी ड्यूटी क्या है, कंट्री को डिफेंड करना, और जब भी आपसे नेशनल सर्विस की डिमांड करी जाए आपको नेशनल सर्विस के लिए आना है। अब यहां पे याद रखें, एक बार क्या हुआ, पेपर के अंदर एक सवाल आया, बच्चा यहां से याद करके चला गया कि भाई कंट्री की रक्षा करनी है और नेशनल सर्विस देनी है जब भी उससे कहा जाए। अब पेपर के अंदर उसने क्या खेला बच्चों के दिमाग से, उसने डाल दिया नेशनल सर्विस की जगह मिलिट्री सर्विस, नेशनल सर्विस की जगह डाल दिया मिलिट्री सर्विस देना, और पूछा था कि कौन सा जो है इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब जिसने जल्दीबाजी में इसको देखा ना, वो फटाक से मिलिट्री सर्विस टिक करके आ गया। भाई मिलिट्री सर्विस और नेशनल सर्विस में बहुत फर्क है। नेशनल सर्विस के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, आपके देश की सेवा के लिए आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है भाई, और मिलिट्री सर्विस सिर्फ एक सेना के पर्सपेक्टिव से हो जाती है। देश की सेवा तो आपको पता है ना बहुत तरीकों से की जाती है। एनडीए में इंटरव्यू के अंदर भी ये फेवरेट क्वेश्चन होता है भाई कि हाँ भाई आर्मी ही क्यों ज्वाइन करनी है, कि सर मेरे को देश की सेवा करनी है। तो उनका फटाक से दूसरा सवाल आता है कि देश की सेवा करने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, आर्मी ही क्यों। तो भाई ये बिल्कुल वैसे ही है, नेशनल सर्विस कैसी भी हो सकती है। तो याद रखना लिस्ट में नेशनल सर्विस दिया है, मिलिट्री सर्विस नहीं दिया है। आ जाओ नेक्स्ट, टू प्रमोट हार्मनी। कहने का मतलब आपकी शांति जो है उसको आपको क्या करना है, बढ़ावा देना है। क्लियर। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल लेवल पे जो भी डाइवर्सिटी है, हमारी देश की जो विविधता है, आपको पता है हमारे देश में इतने लैंग्वेज बोलने वाले लोग, इतने धर्म वाले लोग, ये सब रहते हैं। तो उस विविधता को, उस डाइवर्सिटी को आपको क्या करना है, बनाए रखना है। और उसके साथ साथ औरतों की डिग्निटी यानी विमेन की जो मर्यादा है उसको खराब करने वाली कोई भी अगर बातें हैं, कोई भी प्रैक्टिस है, तो आपको उसको क्या करना है, दूर करना है। क्लियर। नेक्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर। हमारी संस्कृति की जो भी रिच हेरिटेज है उसको आपको क्या करना है, बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरमेंट। अब नेचुरल एनवायरमेंट में आपको किस किन चीजों को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट यानी जंगल, लेक्स यानी झील, रिवर्स नदियां और वाइल्ड लाइफ, इन सबको आपको क्या करना है, बचाना है। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी।
कहने का मतलब साइंटिफिक अप्रोच आपको अपनानी है, नॉलेज को आपको बढ़ावा देना है। क्लियर? अंधविश्वास जो है इन सबसे आपको क्या हटना है, दूर हटना है। नेक्स्ट है आपके टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। क्लियर? आपको पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है और वायलेंस से दूर हटना है। ये नहीं भाई आजकल आप देखते हो थोड़ा सा भी कुछ पंगा हुआ, बच्चे लोग क्या करते हैं, सिर्फ बस जला दी, पब्लिक प्लेस पे तोड़फाड़ कर दी, ठीक है, नेचुरल हेरिटेज की क्या हालत कर देते हैं, वहां पे दीवारों पे कुछ कुछ लिख के आ जाते हैं, ठीक है, फलाना संग फलाना। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये नेचुरल हेरिटेज आपको टूरिज्म लाके दे रही है, बहुत लोगों की इससे कमाई चल रही है, आपकी देश की जो इज्जत है वो बन रही है इससे, लेकिन नहीं। तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों को बचा के रखना है। नेक्स्ट है आपके ड्यूटी कि आपको टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, ठीक है, आपको हर फील्ड के अंदर जो है एक्सीलेंस जो है उसको पाना है। अब देखो ये जो थी ना 10 ड्यूटीज, ये थी जो ओरिजिनली संविधान में थी, इसमें 11वीं ड्यूटी नहीं है। 11वीं ड्यूटी ये रही आपकी, क्या है, 11th ड्यूटी क्या है, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये पेरेंट्स की क्या है, ड्यूटी। क्लियर? आगे समझ में? तो ये सारी ड्यूटीज मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी ड्यूटी इसके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जब मैंने फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ाए थे तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिल रहा तो आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्लियर? लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये ऐसे नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटी आपके संविधान में डली हुई है तो ऐसे की ऐसे एप्लीकेबल है, नहीं। अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई इस फंडामेंटल ड्यूटी को मेरे को काम करवाना है तो पार्लियामेंट इसके लिए कोई कानून बनाएगी, फिर उस कानून के थ्रू उस ड्यूटी को फॉलो करवाया जाएगा। आया समझ में? जैसे आपके नेशनल फ्लैग और एंथम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके ऑनर एक्ट वगैरह बने हुए हैं, क्लियर, उसके थ्रू आपको जो है इस ड्यूटी को फॉलो करवाया जाता है, ठीक है। तो ड्यूटी डली हुई है, एज सच ये कोई एप्लीकेबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, इसके उल्टा फंडामेंटल राइट्स थे। तो ये थी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी की सारी इंफॉर्मेशन। अब इसको देखते हैं भाई किसको कितना समझ में आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। चलो आ जाओ, एनडीए 2014 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट रिलेटेड टू। पेपर के अंदर नॉट जब भी आए उसको हाथों हाथ अंडरलाइन कर लेना। जल्दीबाजी के अंदर बच्चे क्या करते हैं, नॉट तो देखते नहीं है, फटाक से एक्साइटमेंट में टिक करके आ जाते हैं, ये सिली मिस्टेक होती है। चलो आ जाओ, पहला, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये हमने देखा था, आपकी सेकंड नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो यही तो थी, तो मतलब फर्स्ट तो है। अब अगर फर्स्ट है तो आपके ए ऑप्शन तो हट गया क्योंकि उसने नहीं पूछा है। आ जाओ नेक्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। बिल्कुल था, मैंने आपको बताया था हमारे कल्चर हेरिटेज साइट जो भी हैं आप उनको प्रोटेक्ट करके रखोगे, नॉट केवल साइट्स, आपकी जो भी हेरिटेज का कल्चर है, कल्चर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो उनको सबको प्रोटेक्ट करना है, तो बिल्कुल ये थी, ड्यूटी थी, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं कि हाँ भाई वीकर सेक्शन के इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही हो, तो मतलब आंसर के अंदर थर्ड ऑप्शन तो आएगा, आंसर के अंदर थर्ड ऑप्शन तो आएगा। तो वैसे तो आपका आंसर देखो यहाँ आ गया है, आया नहीं अभी, चलो सी हो गया। अब एक बार फोर्थ को और देख लो भाई, टू प्रोटेक्ट द ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं था, बात करी गई थी कंपोजिट कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की, मॉन्यूमेंट्स वगैरह की ऐसा कोई बात उसके अंदर नहीं थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो भाई, एनडीए 2015, एक तो वीडियो पॉज कर करके आप अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, दोबारा क्या पूछा है, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो आ जाओ भाई, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सबसे पहले नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी ये थी, तो आंसर ये तो नहीं हो सकता, ड्यूटी तो है लेकिन ये आंसर नहीं है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, अभी मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर मैंने बात करी थी कि लोग बाग तोड़फाड़ कर देते हैं, तो मतलब ये भी है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट दी, ये दी है भाई, ठीक है, टू प्रोटेक्ट दी सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल था भाई, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। लो भाई, जिस क्वेश्चन की मैं एक्चुअली पढ़ाते टाइम बात कर रहा था वो यही क्वेश्चन है,
लास्ट में क्या दे रखा है, टू रेंडर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस। अब ड्यूटी के अंदर क्या था, नेशनल सर्विस पूछी दी हुई थी, और यहां पे इसने क्या डाल के दे दिया, मिलिट्री सर्विस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी, मिलिट्री सर्विस नहीं है, इसकी जगह क्या है, नेशनल सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये वैसे तो ड्यूटी से नहीं है, बट बहुत इजी सवाल है, 2022 में आया है कि हाँ भाई इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, तो कितने हैं भाई, 28 स्टेट है और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी। चलो अब ड्यूटी वाले सवाल पे ही आते हैं। एनडीए 2021, पॉज करके अटेम्प्ट करो इस सवाल को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A, जो कि पार्ट 4A के अंडर आता है। अब देखो यहां पे इसने बोला नहीं फंडामेंटल ड्यूटी। अब आपको यहां पता होना चाहिए कि आर्टिकल 51A वो किसके बारे में बात कर रहा था, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो जरूरी नहीं है आपको थाली में एकदम ऐसे परोस के दे दे, आपको कभी कभार उसको थोड़ा पता करना पड़ेगा। आर्टिकल 51A में क्या है, वो फंडामेंटल ड्यूटी ही तो है। अब पूछ रहा है कौन सी इंक्लूडेड है, इज इंक्लूडेड। आ जाओ, तो भाई ये लो फंडामेंटल ड्यूटी की ही तो बात करी गई है, पार्ट 4A। क्लियर, तो चले आगे। बाकी तो ये सब जो थे, रेट्स हो गया, रेट ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, और बाकी ये तो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो यहां पे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज का जो चैप्टर था वो होता है फिनिश। क्लियर, अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो यहां पे ये अंकल दिख रहे हैं आपको, और ये अंकल क्या बोल रहे हैं भाई, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। आपके स्कूल में ध्यान है आपको, जैसे हमारे होता था क्या, नीति वचन बोला करते थे प्रेयर के बाद कि हाँ भाई झूठ बोलना पाप है, ईमानदारी जो है वो सर्वश्रेष्ठ गुण है, आदमी को ये करना चाहिए, आदमी को ये नहीं करना चाहिए। क्लियर, तो वैसी बातें हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे समझ में, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, ताकि आपका एक अच्छा व्यक्तित्व बन सके, आपकी अच्छी पर्सनालिटी बन सके। अब अगर आप नहीं करते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि पुलिस आपको पकड़ के ले गई। लेकिन इसके उल्टा अगर आप फंडामेंटल राइट के केस में ये करते हो तो आपको पुलिस उठा लेगी। जैसे स्कूल में 2 तरीके की चीजें होती थी, एक आपके कुछ रूल्स थे जो स्कूल में फॉलो करने ही होते थे कि हाँ भाई यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म नहीं पहन के आओगे तो भाई पनिशमेंट मिलती थी। होमवर्क था, नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आपके जो वो नीति वचन जो हुआ करते थे, ठीक है, थॉट ऑफ द डे जिसको आप बोलते हो कि हाँ भाई ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ गुण है, अब उसको आप पालन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उस पर कौन आपको पनिशमेंट देने वाला था, लेकिन आपको करना चाहिए। तो उसी तरीके से आपके संविधान के अंदर जो पार्ट 4 है, जिसके अंदर आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं, 36 से 51 तक, इस पार्ट के अंदर ये बताया है कि स्टेट को जब भी कोई पॉलिसी अगर वो बना रहा है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको उसको ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि इनके ऊपर भी वो क्या बना सके, कानून बना सके। क्लियर, अब दिखती सी बात है, यहां पे मैंने बोल दिया, ये अंकल क्लियरली जब बोल रहे हैं मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। तो अगर इस लिस्ट के अंदर दिए हुए जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अगर स्टेट फॉलो नहीं करता तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि इनको मानना कंपलसरी नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अगर केस, फंडामेंटल राइट का अगर मामला है तो मानना आपको पड़ेगा। तो चलो देखते हैं भाई अब क्या क्या है इसके अंदर। संविधान के कौन से पार्ट के अंदर है, 4th के अंदर, नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर इनकी पालना स्टेट नहीं कर रहा है तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये स्टेट के ऊपर है। आओ थर्ड, B.R. अम्बेडकर ने इसको क्या बोला था, नोवल फीचर। इसको आप याद रखोगे भाई, स्टार मार्क कर देता हूं। B.R. अम्बेडकर ने इसको क्या बोला था, नोवल फीचर। आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर बताना। प्रीवियस वीडियो से मैं सवाल पूछ रहा हूं, B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या बोला था। इसका जवाब जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे। क्लियर, नेक्स्ट है डीपीएसपी जो है, इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोला जाता है। क्यों इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए।
तो आप देख रहे हो कि बार बार हम क्या बोल रहे हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो एक तरीके से ये क्या है, पॉजिटिव। ये एक तरीके से क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर। आइए, ये प्रिंसिपल्स जो है ये वेलफेयर सोसाइटी को प्रमोट करते हैं। वेलफेयर सोसाइटी मतलब जिसके अंदर सबका भला हो, ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर सबका भला हो। और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करते हैं। कैसे करते हैं वो भी आपको मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट एक पॉइंट आप याद रखोगे कि ये कौन से देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। कौन से देश से लिए हैं, आयरलैंड से हमने इसको लिया है। वन लाइनर जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, खासकर एसएससी वगैरह के एग्जाम हो गए, उसके अंदर इस स्लाइड से आपको काफी सारे सवाल मिल जाएंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं भाई, हमने तो ये बेसिक बात कर ली कि कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल से कहां तक है, BR अम्बेडकर जी ने क्या बोला है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जिनको स्टेट को फॉलो करना चाहिए। अब देखो 36 से 51 तक क्या है, उनकी पूरी एक लिस्ट है। हमने हमारी सहूलियत के लिए उनको 3 हिस्सों में बांट रखा है। ठीक है, हमने हमारी सहूलियत के लिए 3 हिस्सों में बांट रखा है। मेरे शब्दों के ऊपर गौर करना, हमने हमारी सहूलियत के लिए बांटा है, संविधान के अंदर उनको 3 हिस्सों में नहीं बांटा गया है। अब पेपर के अंदर क्या आता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ है ये क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन में डाल दिया कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन DPSPs हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। अब जो सियाणे बच्चे थे, जल्दीबाजी वाले बच्चे थे, उनको दिमाग में क्या था कि हाँ भाई DPSP के 3 भागों में हमने बांट रखा है, वो फटाक से उसको सही टिक करके आ गए। लेकिन वहां गौर करने वाला शब्द क्या था, उसने दे रखा था अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नहीं, आधी इंफॉर्मेशन सही थी कि DPSP को 3 भागों में बांटा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बांटा। आया समझ में। तो चलो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, किसमें क्या दे रखा है। 36 से 51 तक की जो लिस्ट है ना, उसको हमने 3 भागों में बांटा। एक भाग जो कि गांधी जी के विचारों से मेल खाता है, तो इसलिए हमने उनको क्या बोला, गांधीयन प्रिंसिपल्स। एक जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से मैच खाता है, इसलिए उसको सोशलिस्ट बोला। एक जो है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल की है। अब एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं गांधीयन। अब देखो भाई, गांधी जी दिख रहे हैं। गांधी जी क्या बोल रहे हैं, गांव, चरखा और अहिंसा। गांधी जी के विचार इनके इर्द गिर्द घूमते थे। गांधी जी का एक बहुत फेमस कथन क्या है, देश की आत्मा गांव में रहती है। आया समझ में। इसलिए वो किस चीज के फेवर में थे कि भाई पंचायती सिस्टम लाओ, गांव के लोगों को भी क्या करो, पावरफुल बनाओ। आपको ये 3 शब्द याद रखने हैं, इन 3 शब्दों से सारे याद हो जाएंगे। अब कैसे होंगे देखो, गांव, गांव से आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला, ये जो पीले कलर में मैंने डाल रखे ना नंबर्स, ये है आर्टिकल का नंबर। क्लियर, ये कौन सा है, आर्टिकल का नंबर। आर्टिकल नंबर 40, इसके अंदर बोला गया है कि स्टेट को विलेज पंचायत जो है उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो दिखती सी बात है भाई, गांव से पंचायतें कहां होती है, गांव में ही तो होती है। और गांव की बात कौन कर रहा है, गांधी जी। तो इसलिए गांधीयन प्रिंसिपल्स में आएगा। चलो नेक्स्ट, चरखा। चरखा क्या था भाई, चरखा क्या था, एक बंदा अपने घर में चरखा चला चला के छोटे मोटे लेवल पे अपना काम चला सकता है, मतलब उसका छोटा मोटा धंधा चल सकता है। तो कहने का मतलब छोटे छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्रीज है उनकी बात। चरखा से आप क्या पॉइंट याद रखोगे, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसका आर्टिकल क्या है, 43। कौन सा है भाई, 43 आर्टिकल जो है आपको याद रखना है, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। चरखे से याद रखना है। इसी के अंदर आर्टिकल है आपका 43B। कौन सा है भाई, 43B। अब ये B लगा हुआ है तो मतलब इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ होगा, और ये अमेंडमेंट कौन सा है, 97। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ये देखो नाम में क्लियर है, कोऑपरेट करना। छोटे मोटे जितने भी आपके प्रोड्यूसर लेवल पे जो लोग होते हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ये उन सबका क्या करते हैं, पूरी सोसाइटी ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो बड़े लेवल पे बेचा जा सके, उनको बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए। जैसे अमूल और ये सब क्या करते हैं भाई, फार्मर्स से, किसानों से छोटे मोटे लेवल पे क्या करते हैं भाई, मिल्क वगैरह कलेक्ट किया और उनको फिर डेयरी पे बेचा, तो उनको भी प्लेटफॉर्म मिल गया ना। तो बिल्कुल वैसे ही छोटे मोटे वाले लोगों का ध्यान रखा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। गांधी जी जो है इन्होंने हरिजन की भी बात करी है। ठीक है, वीकर सेक्शन की लोग, हरिजन नहीं, वीकर सेक्शन जो है उनकी बहुत बात करते थे।
ठीक है, आपको याद है इन्होंने अपना जो धोती और ये वाला जो अटायर है ये लिया ही क्यों था? ठीक है, जब इन्होंने देश में घूमे तब इन्होंने देखा देश में इतनी गरीबी है, इस लेवल पे लोग रह रहे हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए इन्होंने ये क्या किया था, अपना इसी तरीके का कपड़ा पहनना चालू किया। तो उन लोगों की ये बात कर रहे हैं, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ SC एंड ST। क्लियर। नेक्स्ट 47, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। नशा नहीं करना है, ठीक है, कोई नशा वशा जो है उनके नहीं करना है। स्टेट को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजों का जो है कंजम्पशन उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। नेक्स्ट है अहिंसा। अहिंसा से आप क्या याद रखोगे कि प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ काउ, के मतलब आपके जितने भी गाय या बोवाइंस होते हैं उनकी स्लॉटरिंग, ठीक है, काट के जो आप मांस वगैरह खाते हैं, जो उनकी कटाई चलती है, तो उस सब चीजों को क्या करना है, आपको रोकना है। आगे समझ में? तो गांधी जी से आप ये याद रख लो, गांव चरखा अहिंसा, इससे सारे पॉइंट्स अपने आप आपको याद हो जाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला आपको अमेंडमेंट याद रखना ही रखना है। आगे समझ? तो चलिए आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सोशलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके? सोशलिस्ट। आपको यहां पे दिख रहा होगा, क्लियर। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे सोशलिस्ट पे आपको अमिताभ बच्चन। क्या दिख रहा है भाई? अमिताभ बच्चन। ये बहुत फेमस मूवी है, ये किसका है? कूली का है, पता नहीं किसका है, मेरे को याद नहीं भाई मूवी का नाम, चलो कोई नहीं। लेकिन इसके अंदर क्या है भाई, ये एक फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा है, ठीक है, और सबकी देखो क्या बात कर रहा है, वर्कर्स को चाहिए फुल इज्जत और मुझे समाज में बराबरी। क्लियर। तो इसी विचार के ऊपर आपके सोशलिस्ट वाले चलेंगे। कहने का मतलब सोशलिस्ट वाले, इनका बेसिक आइडिया क्या है कि वर्कर्स जो है, वर्कर्स से मेरा मतलब वो नहीं है कि इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग ही हो, वर्कर्स जो कहीं भी काम कर रहे हैं उनकी वेलफेयर के लिए लोग बात करते हैं कि हाँ भाई इनको बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए, ठीक है, इनकी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये सब की बात करते हैं। आगे समझ में? और उसके साथ साथ बराबरी, समाज में बराबरी मतलब ये अमीर गरीबी का जो गैप है इसको कम करना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो गरीबों को मिलनी ही चाहिए लेकिन वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सरकार को या स्टेट को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो उनको ये प्रोवाइड करा सके। अब इस अमिताभ बच्चन और इसके कोट को याद रख लो, आपको ये देखो सारे याद होंगे। क्लियर। अब सारे याद कैसे होंगे देखो मैं बताऊं। आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 क्या बोल रहा है? मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। क्या करना है? मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो गया? समाज के अंदर जो भी इनइक्वालिटीज है, असमानताएं हैं इनकम को लेके, ठीक है, सरकार क्या, स्टेट जो है उसको कोशिश करनी चाहिए उसको क्या करे, कम करे, उसको क्या करे, कम। नेक्स्ट आर्टिकल है 39, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। आप लोगों ने हो सकता है कई जगह देखा हो, आदमी और औरत सेम काम के लिए दोनों की सैलरी में डिफरेंस होता है, आदमी को ज्यादा सैलरी मिल रही है, औरत को कम सैलरी मिल रही है। तो कहने का मतलब अगर वर्क इक्वल है तो पेमेंट भी क्या होगी, इक्वल होगी। और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कहने का मतलब जीवन जीने के लिए जो भी आपको मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट है 39A। अब ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अमेंडमेंट हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट। कौन सा है भाई? 42nd। तो ऐसे केस में स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को भी फ्री में वकील जो है वो प्रोवाइड कराए। क्लियर। और इसका आर्टिकल कौन सा है आपका? 39A। कौन सा है आर्टिकल? 39A। चलो हो गई, गरीबों की बात हो गई। आप यहां गौर करते चलो किन लोगों की बातें हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू वर्क इन केस ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। कहने का मतलब वृद्ध लोग हैं या फिर और कोई गरीब लोग हैं तो उनके लिए भी क्या होगा, आपके काम जो है उसको प्रोवाइड उनको कराया जाए। ऐसा नहीं है कि वो बेचारे इन सब कंडीशंस की वजह से बाहर रह जाए। क्लियर। नेक्स्ट है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क। कहने का मतलब जहां आपसे काम कराया जा रहा है उस जगह की हालत ठीक होनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, पटाखे की फैक्ट्री में बच्चे काम कर रहे हैं, वहां सेफ्टी का कुछ मेजर्स नहीं है, और एक दिन खबर क्या आती है, फैक्ट्री में आग लग गई और काफी बच्चे मारे गए। ठीक है, पहली बात तो बच्चों से काम क्यों करा रहे थे ऐसी जगह, और दूसरी बात वहां कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं है। आपके हम इंग्लिश में चैप्टर हुआ करता था, उसके अंदर क्या था भाई, छोटी छोटी बच्चों से चूड़ियों के कारखाने में काम करवा रहे। वहां लाइट ही नहीं है, ढंग की लाइट ही नहीं है, और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उनकी आंखें खराब हो जाएंगी।
क्लियर? तो कहने का मतलब वर्कर से अगर काम करा रहे हो तो भाई काम करवा रहे हो तो वो कुछ काम करके दे रहा है आपको, आप उसका शोषण नहीं कर सकते, तो आपको उसको अच्छी जगह प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो इसके बारे में आर्टिकल कौन सा बात करता है? 42। 43 बात करता है लिविंग वेज। कहने का मतलब जो आपके काम करने की जो आपको वेजेस मिल रही हैं वो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि उससे गुजारा हो सके। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि दिहाड़ी में मजदूर को ले लिया, पूरे दिन अगर 100 रुपए उसको दे रहे हो तो भाई क्या होता है 100 रुपए में? ठीक है, आजकल जब मिनिमम 400-500 रुपए तो देने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसी वेज उसको मिनिमम दो ताकि उससे वो अपना गुजारा कर सके। तो कुल मिला के सारी आप जगह क्या देख रहे हो? वर्कर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है 43A। 43A में क्या बात करिए कि वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज को मैनेज करने में। क्लियर? आगे समझ में? आप लोगों ने देखा होगा वर्कर्स के फायदे के लिए बहुत सारी क्या बनी हुई होती है भाई? ट्रेड यूनियंस वगैरह बन जाती हैं। ठीक है, वो क्यों बनती है? अगर वो नहीं हो तो जो मालिक बैठा हुआ है ऊपर वो उनसे कुछ भी काम करवाए भाई, कैसा भी शोषण करे, तो वो उन लोगों के हित की तरफ से बात करते हुए होते हैं। आया समझ? लास्ट है आपका 47, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहने का मतलब आप वर्क प्लेस पे जिन भी वर्कर से आप काम करवा रहे हो, ठीक है, कोशिश रहनी चाहिए उनके लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, सिर्फ वर्कर्स का नहीं, आपके सोसाइटी के अंदर जो भी लोग हैं उनके, एक मिनट सॉरी, कहने का मतलब सिर्फ वर्कर की बात नहीं है, आपको सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे हैं उनका क्या करना है? न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर? आगे समझ में? तो ये आपके 47 बात करता है। तो सोशलिस्ट में आपने क्या देखा? जैसे गांधी जी में तो आपने देख लिया था गांव चरखा और इन सब बातों के इर्द गिर्द ही विचार घूम रहे थे। ऐसे ही सोशलिस्ट में विचार किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? वर्कर्स और सोसाइटी में बराबरी लाने के लिए। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो होती है वो एक्चुअली इसी पे बेस्ड होती है कि समाज में अमीर और गरीबी का भेद कम करो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आइडियोलॉजी के ऊपर आते हैं हम। ये है आपकी लिबरल इंटेलेक्चुअल। कौन सी है भाई? लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? देखो आप लोगों ने देखा होगा लिबरल इंटेलेक्चुअल का मतलब है जिसका दिमाग काम करे। ठीक है, सिर्फ पढ़ने लिखने से दिमाग काम करे या समझ आए वो जरूरी नहीं होता है, या अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो इसका मतलब दिमाग काम नहीं करता, ऐसा भी नहीं होता। तो इसके अंदर सारी वो बातें होंगी जो लोग बुद्धिक क्षमता की यानी बौद्धिक क्षमता की इन सब की बात करते हो। ठीक है, इंटेलेक्चुअल हो। अब जैसे देखो, पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपके देश में गोवा और आपके क्या बोलते हैं हिमाचल, दो ऐसे स्टेट है, हिमाचल नहीं उत्तराखंड, जहां पे आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सारे धर्मों को एक ही कानून से चलाया जाए। आया समझ में? और इसका आर्टिकल याद रखना बहुत इजी है। यूनिफॉर्म यानी एक जैसा, और इसका आर्टिकल देखो 4-4 44। क्लियर? तो समाज के अंदर एक स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके। नेक्स्ट है आर्टिकल 45। आपके पीछे मैंने एक स्लाइड में एक अमेंडमेंट था, इसको मैं बताना भूल गया 43 में, आप इसको याद रख लेना। इसका भी अमेंडमेंट कौन सा है? 42। इसका भी अमेंडमेंट कौन सा है? 42। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स। अब यहां पे गौर करना भाई, फंडामेंटल राइट के अंदर भी एजुकेशन की बात थी, ड्यूटी के अंदर भी एजुकेशन की बात थी, और डीपीएसपी के अंदर भी एजुकेशन की बात है। फर्क क्या है? फर्क है एज ग्रुप का। 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन थी राइट और ड्यूटी में, और 6 साल तक के बच्चों की है डीपीएसपी के अंदर। आया समझ में? वो 86 अमेंडमेंट से यही चेंज किया गया था। अब पेपर के अंदर याद रखना, डीपीएसपी में उसने एजुकेशन दे दिया तो फटाक से टिक करके मत आ जाना जल्दीबाजी में, उसमें देखना उसने एज ग्रुप क्या दिया है। 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा है इसमें लिबरल इंटेलेक्चुअल में। क्लियर? नेक्स्ट आओ आर्टिकल 48, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? पशुपालन बोलते ना। ठीक है, पशुपालन का मतलब क्या हो गया? बड़े लेवल पे उन एनिमल्स को क्या करते हैं? उनको पाला जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, उनसे जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको सेल की जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजों को प्रमोट करना है, ये भी किसमें आता है? लिबरल इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट है आर्टिकल 49, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। आपके
राष्ट्रीय हित के जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी क्या करना है, रक्षा। अब ये देखो उसकी इसकी इंपॉर्टेंस कौन समझ सकता है, जो इंटेलेक्चुअल है, वरना जिसका ये काम नहीं करता वो तो क्या करेगा भाई, पीले से बढ़िया फोर्ट को थूक थूक के क्या कर देगा, गुलाबी कर देगा। उसको नहीं पता इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे कितना टूरिज्म आ रहा है, इससे कितनी वेल्थ जनरेट हो रही है। वेल्थ छोड़ो, आपके देश की सॉफ्ट पावर जो है वो कितनी बढ़ रही है, उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ वही समझ सकता है जो इंटेलेक्चुअल है, इसलिए इसको इसमें डाला है। नेक्स्ट आर्टिकल 50, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट रखना। इसको मैं कर रहा हूं स्टार मार्क, इससे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। किस किस को सेपरेट करना है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। देखो सेपरेट करना क्यों जरूरी है, अगर जजेस की जो कि जुडिशरी में है उनका अपॉइंटमेंट, उनका ट्रांसफर या फिर उनके काम करने के मामलों में एग्जीक्यूटिव की दखलंदाजी होने लगी, एग्जीक्यूटिव में जनरली कौन आते हैं, आपके मंत्रिमंडल, बड़े लेवल की बात कर रहा हूं, है ना। अगर उन लोगों की दखलंदाजी उनमें होगी तो आपको लगता है वो ढंग से न्याय दे पाएंगे। आदमी को सबसे ज्यादा किस चीज का डर है भाई, खराब जगह नौकरी मिल जाएगी, सस्पेंड हो जाऊंगा, सैलरी कम हो जाएगी। अगर यही चीजें आप एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दी आपने जजेस की, तो आपको लगता है वो निष्पक्ष न्याय करेंगे, नहीं कर सकते। तो ऐसे में जरूरी क्या है, इन दोनों को सेपरेट रखो। और इसकी बात कौन सा आर्टिकल कर रहा है, आर्टिकल 50। नेक्स्ट है आर्टिकल 51, इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय आपकी शांति और समझौते को बढ़ावा देना, पड़ोसी देशों के साथ, बाकी सब देशों के साथ आप क्या करो, शांतिपूर्ण रहो। तो ये थी आपकी सारी डीपीएसपी। हमने क्या क्या देखा, डीपीएसपी क्या होती है, कितने कितने तरीके की डीपीएसपी होती है। चलो अब आ जाओ, इनके ऊपर बेस्ड करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, एनडीए 2021, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड डीपीएसपी एज द नोवल फीचर। पहली स्लाइड के अंदर ही क्या देखा था भाई, कौन थे वो, बी आर अम्बेडकर। कौन थे भाई, बी आर अम्बेडकर। आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल, Which among the following DPSP was inserted by Constitutional Amendment Act, कौन सा, 42nd। अब 42nd अमेंडमेंट से कौन सी आई थी, तो देखो अब इसके अंदर देखो, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये है इसका आंसर। और इसका आर्टिकल कौन सा था, 39A। इसका आर्टिकल कौन सा था भाई, 39A। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला अमेंडमेंट कौन सा था, 97th। कौन सा था भाई, 97th, आपको याद रखना है, क्लियर। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का आर्टिकल कौन सा था, 43B। चले आगे, एनडीए 2019, आर्टिकल 46 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ। अब देखो भाई, सबसे पहली स्लाइड जो क्लासिफिकेशन की थी, जिसके अंदर हमने गांधी जी की बात करी थी, उसके अंदर था आपका आर्टिकल 46। और उन्होंने किस पे बात करी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, गांधी जी किसकी बात करते थे, वीकर सेक्शन, हरिजन, ठीक है। तो किसकी बात करेंगे, एससी और एसटी। अब आ जाओ भाई, रिलीजियस माइनॉरिटी, अरे नहीं, माइनॉरिटी का तो डीपीएसपी से कोई लेना देना ही नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, बिल्कुल सही, यही आपका क्या है भाई, इसका आंसर, यही क्या है इसका आंसर। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट सवाल, एनडीए 2018, Which one of the following is not a part of DPSP? अगेन नॉट को कर लेते हैं अंडरलाइन, इसने पूछा है डीपीएसपी कौन सी नहीं है। तो भाई इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, अभी पहले क्वेश्चन में ही देखा है, 39A, तो ये तो है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, लिबरल इंटेलेक्चुअल की जो लास्ट कैटेगरी थी, आर्टिकल नंबर 49, तो उसके अंदर तो ये था, बिल्कुल था। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ, ऐसा तो अपन ने कहीं नहीं देखा भाई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। एक बार डी को भी देख लो, ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, अभी लास्ट कैटेगरी डिस्कस करी थी, आर्टिकल नंबर कौन सा था, 50। इन सबके आर्टिकल में दोबारा लिख देता हूं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन होता रहे। तो यहां पे आपकी खत्म होती है क्या भाई, डीपीएसपी। अब आज के वीडियो का जो लास्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, चैप्टर, इसका नाम क्या है, प्रियम्बल। आप लोगों ने ये डायग्राम ना बहुत अच्छे से देखा होगा। आप लोग जब भी अपनी एनसीईआरटी की किताब खोलते हो तो उसके गत्ते के ऊपर ही ये इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलता है ये पूरा, ठीक है। आप देखो इस फोटो के पीछे भी बैक में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पब्लिकेशन, है ना।
तो ये एक्चुअल में क्या है आपका प्रीएम्बल। ये क्या है प्रीएम्बल। सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं तो प्रीएम्बल एक्चुअली में बताता है कि आपकी इतनी मोटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है ना, उसके अंदर हमने किन किन चीजों की बात करी है। ये ब्रीफ में बता देता है कि हाँ भाई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वो बातें हैं जिनके ऊपर हमने बात करी है। आगे समझ में क्लियर। एक तरीके से देखा जाए तो आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखो भाई ये क्या बता रहा है यहाँ पे, प्रीएम्बल क्या बताता है, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपके संविधान की एक्चुअल में विचारधारा क्या है, आपके संविधान में क्या दिया गया है, उसके बारे में कौन बताता है, प्रीएम्बल। और एक तरीके से इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, इट इज द आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे समझ में क्लियर। अब एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट क्या क्या है। देखो इसके अंदर आपको कुछ ऐसे शब्द दिख रहे होंगे जो बोल्ड लेटर्स में है और कैपिटल्स में। इन शब्दों को आपको याद रखना है, इन शब्दों को आपको क्या रखना है, याद। ये है वो शब्द जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला शब्द क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब सर्वे सर्वा कौन है हमारे देश में, देश की जनता। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना जनता जनार्दन। ठीक है, तो यहां पे पीपल क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी पेपर के अंदर आया हुआ सवाल है भाई। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग, तो कौन है, जनता। सरकार को कौन लेके आता है भाई, जनता लेकर आती है। आगे समझ में हाँ जो। अब हम ये आपको कुछ शब्द दिख रहे होंगे यहाँ पे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये है क्या, ये एक्चुअल में बताते हैं कि हमारा भारत देश, अगर आपसे सीधी भाषा में पूछा जाए कि हमारा भारत देश है क्या, तो वो ये 5 शब्दों में बताया गया है कि हमारा देश ये है। अब ये 5 शब्दों के मायने क्या है, मतलब क्या है, वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहला शब्द जो वहां पे दे रखा था वो था सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है ऑटोनोमस। सोवरेन का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस। कहने का मतलब आप किसी के कहे नहीं चलते, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से बनाते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो आपके पास ऑटोनोमी है। क्या है, ऑटोनोमी। आप किसी के कहे नहीं चलते हो, आप आजाद हो, आप अपनी देश की पॉलिसी अपने हिसाब से बनाते हो। ऑटोनोमस, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वयं प्रभु, यानी मैं खुद ही प्रभु हूं अपना। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है आपके सोशलिस्ट। सोशलिस्ट एक बार, हाँ जी, सोशलिस्ट क्या होता है, अभी अपन ने डीपीएसपी के अंदर देखा था। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया, समाज में बराबरी लाना। ठीक है, अमीरी गरीबी का जो गैप है उसको कम करना। नेक्स्ट आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। कहने का मतलब आपके देश का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे धर्म क्या है भाई, बराबर है। आगे समझ में, ये होता है सेक्युलर का मतलब। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है भाई, सरकार का, सॉरी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ये बहुत आपने फेमस एक परिभाषा सुनी होगी। कहने का मतलब हमारे देश में जो भी सरकारें आएंगी वो कैसे आएंगी, इलेक्शन होके आएंगी। सरकारें आएंगी वो कैसे आएंगी, इलेक्शन होके, यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है आपकी। और लास्ट है आपके रिपब्लिक। रिपब्लिक सरकार कौन सी सरकार होती है, वो सरकार जिसका हेड जो है वो इलेक्टेड हो। अब देखो ब्रिटेन भी डेमोक्रेसी है, इंडिया भी डेमोक्रेसी है, लेकिन इंडिया रिपब्लिक है, ब्रिटेन नहीं है। क्यों, इंडिया में जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट, सबसे ऊपर कौन है आपके, राष्ट्रपति। और हमारे देश में राष्ट्रपति का क्या होता है भाई, इलेक्शन होता है। लेकिन इसके उल्टा ब्रिटेन में देखो, ब्रिटेन में सबसे ऊपर कौन होता है, राजा रानी होता है। अब आपको लगता है राजा या रानी का इलेक्शन होता है, अगर राजा रानी ही इलेक्शन कराने लगे तो कैसे चलेगा सिस्टम। तो इसलिए ब्रिटेन डेमोक्रेसी तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। इंडिया डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट कौन है हमारे, प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। आगे समझ में, तो ये है उन 5 शब्दों के मतलब।
अब इजी सवाल कि हाँ भाई प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन में से कौन सा इंडिया का नेचर नहीं है। ये तो हो गया इजी सवाल कि हाँ भाई इनमें से कोई शब्द दे दिए और एक जो होगा वो इनसे बाहर होगा। टफ क्वेश्चन क्या आया था एक बार, एनडीए में नहीं आया था, वो सीडीएस में आया था, और दोनों यूपीएससी कराती है भाई। ये इस गलतफहमी में मत रहना कि हाँ भाई सीडीएस में आया तो ऐसा नहीं है कि एनडीए में भी वो लेवल तक आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीडीएस के अंदर क्वेश्चन क्या दे दिया, ये 5 शब्द उसने सवाल में ही दे दिए कि हाँ भाई ये 5 शब्द प्रीएम्बल के अंदर दिए गए हैं। अब बेचारा बच्चा जो थोड़ा बहुत पढ़ के गया था वो तो उसने सवाल में ही डाल दिया। अब तोते उड़ गए। तोते कैसे उड़ गए, उसने बोला कि ये 5 शब्द जिस सीक्वेंस में प्रीएम्बल में लिखे गए हैं ना वो सीक्वेंस टिक करो। अब देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो याद हो जाता है कि हाँ भाई ये लास्ट में। कंफ्यूजन कहाँ होता है, इन तीनों में, क्योंकि तीनों एस 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 से शुरू हो रहे। तो बहुत इजी तरीका है, डिक्शनरी वाइज इनको उल्टा सेट कर दो, एसओवी एसओसी एसईसी, डिक्शनरी वाइज क्या कर दो, इनको उल्टा सेट कर दो। तो ये है आपका सीक्वेंस। क्लियर, आ जाओ भाई एक बार दोबारा प्रीएम्बल पे। क्लियर, तो ये थे हमारे वो 5 शब्द। नेक्स्ट आते हैं जस्टिस, न्याय। 3 तरीके का न्याय हमारे प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग दिया जाता है, और वो 3 तरीके का न्याय कौन सा है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, चलो आ जाओ। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 तरीके का न्याय है, कौन कौन सा है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फिर आता है लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। किस किस चीज की आपको फ्रीडम है, आजादी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कितनी हो गई भाई, कितनी तरीके की आपकी लिबर्टी है, 5। और जस्टिस कितने तरीके के हैं, 3। ठीक है, सोशल जस्टिस का मतलब हो गया समाज में सबको बराबर लेके चलना, इकोनॉमिक जस्टिस मतलब सबको समान अवसर देना नौकरी के, इन सबके। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब राजनीति के अंदर भी वोट डालने का अधिकार सबको है, आपको पता है। इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, समानता। कितनी तरीके की समानता है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब 2 तरीके की। स्टेटस की इक्वलिटी मतलब हमारे देश में ऐसा कोई क्लास नहीं बनी हुई है, सब बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और अपॉर्चुनिटी मतलब अमीर हो गरीब हो सबको बराबर अवसर दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है भाई फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा, ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना, और इसके साथ साथ यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी क्या करना है, प्रमोट करना। और लास्ट में आपकी इंपॉर्टेंट डेट, वो डेट कौन सी है भाई, 26 नवंबर 1949। ये वो डेट है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके कंप्लीट हो गया था। इसी वजह से इस डेट को प्रीएम्बल में हमने मेंशन किया है कि इस दिन हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। अब यहां से मेरा आपका एक सवाल है आपके लिए। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको जवाब बताऊंगा। सवाल मेरा ये है, 26 नवंबर को हमारा संविधान बन गया, इस दिन हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। लेकिन हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू क्यों किया? बन तो 26 नवंबर को ही गया था, हमने लागू 26 जनवरी को क्यों किया? ऐसी क्या खास बात थी भाई इस 26 जनवरी की डेट में? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, वरना इसका आंसर तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। क्लियर? तो ये था आपके प्रीएम्बल के बारे में। अब आपको प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। वो फैक्ट्स क्या हैं वो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूं। प्रीएम्बल जो है इसके अंदर आज तक सिर्फ एक बार चेंज किया गया है, ओनली 1 अमेंडमेंट। आज तक सिर्फ एक बार चेंज इसके अंदर किया गया है, और वो चेंज कौन से अमेंडमेंट से किया गया है? 42nd अमेंडमेंट, मतलब इंदिरा गांधी। इस अमेंडमेंट से 3 शब्द संविधान में जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं भाई। अब पेपर के अंदर सवाल आता है तो ढंग से पढ़ना है। अगर वो आपसे बोल दे कि भाई ओरिजिनली प्रीएम्बल में कौन कौन से शब्द थे, ओरिजिनली का मतलब जब प्रीएम्बल बना था तो ये तीनों शब्द ओरिजिनली नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। किसने जोड़ा है? इंदिरा गांधी ने। और अमेंडमेंट कौन सा है? 42nd। क्लियर? ये सवाल बहुत बार पूछा गया भाई,
ये सवाल एनडीए, सीडीएस, एसएससी कोई सा भी एग्जाम ले लो भाई, सब में बहुत बार पूछा है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज एक आपको याद रखनी है, प्रीएम्बल से रिलेटेड 3 केसेस है भाई। सबसे पहला केस है बेरूबारी यूनियन केस। अब इन केस में बताया क्या गया था वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। उसके बाद है केशवानंद भारती, ये तो बहुत फेमस केस है भाई, केशवानंद भारती। और लास्ट है आपके LIC इंडिया केस। बेरूबारी यूनियन में बोला गया कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती में बोला गया पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और LIC इंडिया में बोला गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो भाई इसका कहने का मतलब क्या है। डिबेट उठी कि संविधान के प्रीएम्बल में कुछ चेंज भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो मुद्दा उठा कि भाई चेंज तो उन चीजों में होगा जो पार्ट है। तो इसके ऊपर मुद्दा बन गया कि भाई प्रीएम्बल जो है इसको हम संविधान का हिस्सा माने कि नहीं माने, ठीक है, क्योंकि प्रीएम्बल जो है वो खुद से नॉन एप्लीकेबल है, मतलब नॉट एनफोर्सेबल। कहने का मतलब कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते आप कि हाँ भाई प्रीएम्बल में ये शब्द है, इसको इससे रिलेटेड जो है आपकी पालना नहीं हुई है। तो प्रीएम्बल एज सच कुछ नॉन इन्फोर्सेबल है। जैसे मैंने आपको फंडामेंटल राइट के केस में आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, इसमें नहीं हो सकता। तो भाई केस चले, 3 इंपॉर्टेंट केस है आपको याद रखना है। पहला है बेरूबारी यूनियन केस, इसके अंदर बोला गया कि प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। अब हिस्सा नहीं है तो भाई इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। इसी जजमेंट को दोबारा चेंज किया गया केशवानंद भारती केस में 1972। इसके अंदर क्या बोला गया कि हाँ भाई प्रीएम्बल पार्ट है तो मतलब चेंज किया जा सकता है। अब चेंज 2 तरीकों से हो सकता है भाई, एक कुछ नई चीज को जोड़ दो तो भी चेंज हो गया, और दूसरा चेंज करने का तरीका क्या होता है, जो चीज है उसको हटा दो। चेंज तो दोनों में हो रहा है ना। अब यहां पे मुद्दा उठ गया कि भाई सिर्फ पार्ट बोलोगे तो चेंज तो कैसे भी हो सकता है, नया शब्द भी जोड़ा जा सकता है और जो है उसको भी हटाया जा सकता है। मगर दिक्कत क्या थी कि प्रीएम्बल में जो भी शब्द दे रखे हैं वो तो सारे इंपॉर्टेंट शब्द है, उनको हटा ही नहीं सकते आप। तो दोबारा इस जजमेंट को चेंज किया गया LIC केस में, और क्या बोला गया, प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट। कहने का मतलब आप कुछ नया जोड़ सकते हो लेकिन जो ऑलरेडी है उसमें से आप कुछ नहीं हटा सकते। आया समझ में? तो ये आपको याद रखने हैं 3 केस। क्लियर? चलो अब प्रीएम्बल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो जाए। एनडीए 2012 का सवाल है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल इज और आर करेक्ट। पहला, प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट, बिल्कुल है भाई। LIC इंडिया केस अभी लास्ट में ही तो बात करी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, मतलब बी हटा दो, डी हटा दो। नेक्स्ट, द वर्ड्स सेक्युलर एंड सोशलिस्ट हैव बीन अ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल सिंस इट्स इंसेप्शन। अब इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, शुरुआत से। मैंने आपको पहले ही बोला था ये जो 2 शब्द थे ये इंदिरा गांधी ने जोड़े हैं बाद में। तो क्या प्रीएम्बल शुरू हुआ तब से शब्द थे क्या? बिल्कुल नहीं थे भाई। तो सी ऑप्शन भी होता है आपका खत्म। आंसर क्या आ गया? फर्स्ट। नेक्स्ट, एनडीए 2015, द वर्ड सेक्युलर वाज इंसर्टेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय। बहुत इजी सवाल है, पूछा है सेक्युलर शब्द कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो अभी पिछले में बात करी हमने, कौन सा था वो, 42nd अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है आपके एनडीए 2021, विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अंडरलाइन कर लेना नोट को पहले। आ जाओ भाई। द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन उसने पूछा क्या है, गलत। तो ये स्टेटमेंट सही है लेकिन आंसर नहीं है भाई। आगे बढ़ो। प्रीएम्बल स्टेट्स दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली स्लाइड में ही मैंने क्या बताया था कि प्रीएम्बल बताता ही यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है लेकिन उसने नॉट पूछा है तो आंसर तो ये नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट, प्रीएम्बल इज इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो आंसर होगा ये। मैंने आपको पहले ही बोला था प्रीएम्बल कोर्ट में एज सच इन्फोर्सिबल नहीं है,
आप प्रीएम्बल को लेके कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। क्लियर? आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द वर्ड सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, एनडीए में दोबारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 40 सेकंड हो जाएगा, ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर? तो इसी के साथ आज का टॉपिक होता है हमारा खत्म। हमने देखा फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी और प्रीएम्बल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इसलिए डाले ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखो, डीपीएसपी पढ़ने को तो बहुत सारी है, लेकिन आपको क्वेश्चन से आइडिया हो गया कि इस रेंज में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में बना दिया है, यहाँ से आप कंटेंट को प्रिपेयर करें। क्लियर? इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो को फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप इस चीज को रिवाइज करो। थैंक यू वेरी मच।